वेलकम गाइस। सो आज हम आपके लिए लेके आए प्रैक्टिस सेट फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर द एग्जाम ऑफ जेकेपी सब इंस्पेक्टर। सो जेकेपी सब इंस्पेक्टर का जो आपका सिलेबस है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको आने वाली है 20 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। दैट मीन्स 25 मार्क्स जो बहुत वैल्यू रखते हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा करते हैं तो आपके सिलेक्शन के प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब एग्जाम को क्योंकि टाइम बहुत रह गया कम, तो हम आपके लिए लाएंगे प्रैक्टिस सेट जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करोगे और उसमें हम वो वाले टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और अगर किसी का मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकता है, उसको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगी हर दिन प्रैक्टिस सेट की एक वीडियो जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे और उनके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज 30% ऑफ ए नंबर इज 48। व्हाट इज द नंबर? सो बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। परसेंटेज में लास्ट जो 2018 में भी 18 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी दो क्वेश्चन आए थे। सो क्या कह रहा है यहाँ पे 30% ऑफ ए नंबर इज एक्स। एक नंबर है उसका 30% 48 है। आपको वो नंबर फाइंड करना है। लेट कर लो वो नंबर क्या है, एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि उस नंबर का जो 30% है दैट इज 30% ऑफ एक्स, वो आपको दिया हुआ है। कितना है वो? 48 है वो। अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 30% परसेंट का मीनिंग डिवाइडेड बाय 100 और आपकी जगह यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 48। अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है विच इंप्लाइज दैट यहां से देखो ये 0 हो जाएगा कैंसिल। यू विल गेट x विल बी इक्वल टू 10 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां 48 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। पता है ना इक्वेशन में अगर किसी नंबर को शिफ्ट करो तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो रहा हो तो माइनस और माइनस हो रहा हो तो प्लस। ठीक है। अब ये 3 को हम 48 से काट सकते हैं क्या? 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 16 इंटू 10 यू विल गेट 160 इज योर द रिक्वायर्ड नंबर हुज 30% इज 48। सो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 160। क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। तो क्लॉक में से ये क्वेश्चन आया, क्लॉक में से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो क्लॉक का आपको कंसेप्ट, एंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक क्लॉक, एक अगर मिनट हैंड ले लो, आवर हैंड ले लो या सेकंड वाली हैंड ले लो, वो जब एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन करेगी तो कितना एंगल होगा आपका? ये तो पता होगा 360 डिग्री का। अब क्लॉक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया होता है? 12 पार्ट्स में। क्लॉक को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। दैट मीन्स पूरे 360 डिग्री को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है इस तरह से। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब मैं आपको पूछूं सिर्फ ये वन पार्ट का एंगल कितना होगा? तो टोटल पार्ट, अगर टोटल पार्ट का एंगल 360 है तो वन पार्ट का एंगल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12 बिकॉज पूरे एंगल को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स अगर कोई जो ओवर हैंड ही ले लो या मिनट हैंड या सेकंड हैंड 12 से 1 तक जाती है तो कितना एंगल होगा? 30 डिग्री का। 12 से 2 तक जाती है तो 30 प्लस 30 60 डिग्री और 12 से 3 तक 90 हो जाता है। देखो 12 से 3 तक कितना एंगल डिस्क्राइब कर लेता है वो? 90 डिग्री। अब आपको यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है सुबह वो बजा रहा है 8 बजे, 8 बजे सुबह के 8 बजे से लेके आफ्टरनून के 2 बजे तक जो आवर हैंड है, जो आवर हैंड है वो कितना एंगल डिस्क्राइब करेगी? तो आवर हैंड को 8 बजे से लेके, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी जब आवर हैंड 8 से लेके 2 बजे तक। ठीक है। ये सुबह के 8 और ये आफ्टरनून के 2, ये भी ध्यान रखना आफ्टरनून के 2 बजे। तो कितने पार्ट्स ये कवर करेगी? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। तो एक पार्ट का एंगल 30 डिग्री, तो 6 पार्ट्स का एंगल 30 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3 6 18 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज योर आंसर, डी पार्ट। ठीक है। क्लॉक्स के और भी कंसेप्ट है, जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि एक क्लॉक में 3 बजे, तो बताओ उसकी मिरर इमेज में कितना टाइम हुआ होगा या उसकी वाटर इमेज में कितना टाइम होगा। तो वो सारे कंसेप्ट हम लाएंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। Question number 3. A train moving with a speed of 56 km per hour crosses a pole in 36 seconds. Find the length of the train. Find the length of the train. तो ये आपका क्वेश्चन आया है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में से। तो स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, और टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, टाइम यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एक ट्रेन है जो मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिस अ पोल, एक पोल को वो क्रॉस करती है कितने टाइम में? 36 सेकंड्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब सीधा फॉर्मूला लगा के शुरू नहीं हो जाना, पहले यूनिट्स को चेक करना। यूनिट्स देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सेकंड, तो या तो इसको आवर में कन्वर्ट करो या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। अब किस में कन्वर्ट करना है उसके लिए आप ऑप्शन देख लो। ऑप्शन देखो, आंसर जो हमें दिया है डिस्टेंस वो मीटर्स में दिया है, इट मीन्स हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। सो ये जो 56 है किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 5/18 से। तो ये बात आपको याद रखनी है, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई कर दो आप 18/5 से। ठीक है। सो ये हमने कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट, अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करो, ऐसे ही रहने दो। किस में कन्वर्ट कर दिया? ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब देखो आपको स्पीड भी दी है,
टाइम भी दिया है, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास ये है मीटर पर सेकंड में 56 इंटू 5/18 इंटू टाइम, वो टाइम कितना लगाती है वो 36 सेकंड्स, 36। सो 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 56 इज 560 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जो ट्रेन की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 560 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years इज 50 years। अब ये एजेस का क्वेश्चन है, ठीक है, एजेस वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि 5 चिल्ड्रन हैं जिनकी एजेस के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 years। दैट मीन्स एक अगर 5 साल का होगा तो दूसरा 8 साल का होगा, तीसरा 11 साल का होगा। इस तरह से 5 चिल्ड्रन हैं जिनकी एजेस का सम आपको दिया है 50। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड आपको फाइंड करना है। तो अब मान लो वो जो 5 चिल्ड्रन हैं उनमें से जो यंगेस्ट है उसकी एज कितनी है, x है। यंगेस्ट की एज अगर x हो जाएगी तो इससे नेक्स्ट वाले की कितनी होगी, x+3, क्योंकि आपको दिया है उनकी एज में गैप कितना है, 3 years का है। इससे नेक्स्ट वाले की एज कितनी हो जाएगी, x+6, फोर्थ वाले की हो जाएगी x+9 और फिफ्थ वाले की हो जाएगी x+12। अब आगे क्या दिया, इनकी एजेस का सम दिया आपको 50 years। दैट इज इन सब की एजेस को अगर हम सम कर देते हैं तो आंसर विल बी इक्वल टू 50 years। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, x+x+ 5 टाइम्स ऐड हो रहा है x, तो 5 टाइम्स x प्लस 3 + 6 इज 9, 9 + 9 इज 18, 18 + 12 इज 30 इज इक्वल टू 50। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, +30 उधर जाएगा -30, सो 50 - 30 यू विल गेट 20, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 20/5 यू विल गेट 4। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट की तो एज हमने x मानी थी सबसे छोटे की, तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज कितनी आ जाएगी, 4 years। ठीक है, अगर आपको सबसे ओल्ड वाले की एज पूछता तो वो कितनी हो जाती, वो होती x+12, तो x 4 आया, 4 + 12 तो उसकी एज हो जाती 16 years। क्वेश्चन नंबर 5, तो नंबर सीरीज, तो ये आपको मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है। नंबर सीरीज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली आने वाला है। सो ये आपको नंबर सीरीज दिया। नंबर सीरीज दो तरह की होंगी, या तो एडिशन हो रहा होगा वहाँ पे, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर कोई और पैटर्न होगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न ढूंढने की ट्राई करनी है वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 9 25 49 साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड 121। तो सामने दिख रहा है ये सारे स्केयर्स नंबर है। ये सारे कौन से नंबर हैं, स्केयर्स नंबर है। ये किसका स्केयर है, ये है 1 का स्केयर। ये किसका स्केयर है, ये है 3 का स्केयर। ये किसका स्केयर है, ये है 5 का स्केयर। ये आगे आपका 7 का स्केयर और ये आपका आगे 11 का स्केयर। तो क्या दिख रहा है, ये सीरीज कौन सा पैटर्न बना रही है, स्केयर्स ऑफ ऑड नंबर की सीरीज है ये। देखो ऑड नंबर्स का स्केयर हो रहा है, 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर। तो यहाँ पे आएगा 9 स्केयर विच इज 81। तो आपका आंसर हो जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 6, अगैन एक नंबर सीरीज दी है आपको। यहाँ पे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह बताना है क्या नंबर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे स्टार्टिंग में ही वो स्टार्टिंग वाली टर्म ही आपसे पूछ ले, तो आपको क्या करना है, इस तरफ से स्टार्ट करना है। अब या तो ये एडिशन हो रहा होगा, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा इधर से, क्योंकि टर्म छोटी होती जा रही है। देखो 43 31 21, तो या डिवीजन हो रही होगी। जब टर्म छोटी होती जाए तो तब या तो सब्ट्रैक्शन हो रही होगी या डिवीजन हो रही होगी। और अगर टर्म्स बढ़ती जा रही हैं तब या तो एडिशन होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। ठीक है, अगर टर्म्स काफ़ी मार्जिन से बढ़ रही हैं तो समझ आना मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अगर कम मार्जिन से बढ़ रही है तो समझ आना एडिशन हो रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मुझे बताओ। ठीक है, 31 में क्या प्लस करोगे तो 43 आएगा। 31 में क्या प्लस करेंगे हम कि 43 आएगा। तो 31 में अगर हम 12 प्लस करते हैं तो आता है क्या, 43। सिमिलरली 21 में अगर हम क्या ऐड करें तो आएगा 31। तो 21 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो आता है क्या, 31। तो अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, 12 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे 8 ऐड होगा। 8 8 10 12, यही तो पैटर्न बन रहा है, बस पैटर्न नहीं तो ढूंढना है। तो 8 किस नंबर में मैं 8 ऐड करूँ तो 21 आएगा, वो नंबर हो जाएगा 13, बिकॉज 13 + 8 इज 21। अब चेक भी कर लो अपने आंसर को। अब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा होगा, देखो 12 10 8, तो यहाँ पे ऐड हो रहा होगा 6, सो 7 + 6 इज 13। ठीक आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। Question number 7. A sells an article to B at a profit of 10%. B sells the article back to A at a loss of 10%. In this transaction, A neither losses nor gains. A makes a profit of 11%. A makes a profit of 20%. B losses 20%. तो आपको बताना है इस पूरी ट्रांजेक्शन में हुआ क्या A को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, या B को प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ये आपको पूछ रहा है वो। तो क्या कह रहा है वो, A ने एक आर्टिकल सेल किया B को एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब उस आर्टिकल की आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई, तो हम लेट कर लेते हैं उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस जो ए को पड़ी वो मान लेते हैं हम 100 है। कितनी है, 100 है। तो अगर उसकी कॉस्ट प्राइस ए को 100, मतलब ए ने जो खरीदा है वो 100 रुपीज़ का खरीदा है किसी से। अब उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया किसको, बी को। मतलब 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो उसने बी को कितने का बेचा, 100 + 10 110 का बी को बेचा उसने। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है आपकी। बी को वो कितने का पड़ा, 110 का। अब क्या कह रहा है, बी ने वापस ए को वो आर्टिकल सेल कर दिया एट ए लॉस ऑफ 10%।
एट ए लॉस ऑफ 10%। तो 110 उसकी कॉस्ट प्राइस थी बी के लिए, तो उसको लॉस हुआ 10% का, तो 110 का 10% निकाल दो, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 11, 2 0 कैंसिल, वो आ जाएगा 11। इसका मतलब इसको पड़ा था ये 110 में, तो 10% लॉस पे इसने वापस ए को बेच दिया, दैट इज 11 माइनस कर दो, 110 माइनस 11 कितना हो जाएगा 99। इसने ये वापस ए को बेच दिया कितने का 99 का। तो इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, ए को देखो सामने दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है और बी को लॉस हुआ है, बिकॉज बी ने लिया था कितने का 110 का और बेचा कितने का 99 का, वापस उसने बेच दिया, तो बी को हुआ है लॉस कितने का 11 रुपीज़ का। अब ए को देखो, ए को कॉस्ट प्राइस पड़ी थी 100 की, तो जब उसने इसको 110 का बेचा था तो उसको प्रॉफिट हो गया था कितना 10 का, और वापस 99 का वापस ले लिया तो 1 रुपये का और इसको प्रॉफिट हो गया, तो कितना टोटल इसका प्रॉफिट हो गया 11। तो ए को प्रॉफिट हुआ 11 का, बी को लॉस हुआ 11 का। ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अगर बी को लॉस हुआ 11 का तो ए को प्रॉफिट ही हुआ होगा 11 का, क्योंकि ट्रांजेक्शन सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में हो रही है, किसी तीसरे पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही। अब देखो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%, बी पार्ट इज योर आंसर। Question number 9. If salary of a person is increased by 10% and then decreased by 10%, what is its loss? तो अगर ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, अगर किसी भी वैल्यू में पहले कुछ परसेंट चेंज आता है, फिर उसमें वापस कुछ परसेंट चेंज आता है, तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है तो वो आप निकालोगे हमेशा इस फॉर्मूले से, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100%। तो जो नेट इफेक्ट आएगा दो बार चेंज होने से, वैल्यू कोई भी वैल्यू को दो बार चेंज करने से जो नेट इफेक्ट आएगा वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में ही हो जाएगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है प्लस माइनस का क्या मीनिंग हुआ, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ प्लस लेना है, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ आपको माइनस लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो इंक्रीज मतलब इसके साथ प्लस लेना है, तो ए की वैल्यू आपकी 10 है और प्लस 10 है तो प्लस 10 आ गया। फिर डिक्रीज हुआ 10%, तो दूसरी वैल्यू 10 ही है बट डिक्रीज -10, तो बी की जगह आ जाएगा आपका -10। अब यहाँ पे ए इंटू बी, तो ए तो पॉजिटिव आएगा बट बी नेगेटिव आएगा, तो प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप तो आंसर जो है माइनस में ही आता है, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ए इंटू बी 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो इतना आपका उसका हो जाएगा। आप देखो -10 प्लस 10 कैंसिल, -10 इंटू 10 इज 100 अपॉन 100%, 100 कैंसिल, यू विल गेट -1%। तो माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि उसको लॉस हुआ होगा इसलिए माइनस आ रहा है। अगर इसका आंसर माइनस में आया तो समझ जाना लॉस हुआ है, अगर प्लस में आया तो समझ जाना प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो पर्सन था जिसकी सैलरी में पहले इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो टोटल इफेक्ट कितना हुआ, उसकी सैलरी 1% डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज उसको लॉस होगा 1% का। तो लॉस तो क्वेश्चन में ही दे दिया था, तो ऑप्शन में माइनस नहीं दिया होगा, देखो ऑप्शन में माइनस नहीं दिया, बिकॉज क्वेश्चन में भी उसने बोल दिया था कि उसको लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस होगा उसको 1% का। Question number 10. A circle has an area which 100 times the area of another circle. What is the ratio of their circumferences? तो mensuration is an important topic मैथमेटिक्स में, तो mensuration से भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो सर्कल्स की बात कर रहा है, तो एक सर्कल का जो एरिया है वो दूसरे सर्कल के 100 टाइम्स है, तो एक सर्कल छोटे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 टाइम्स द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, वो भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो उसके आर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको गिवन दिया। अब यहाँ से देखो पाई और पाई कैंसिल, आपको यहाँ रेडियस की पहले रेशियो निकाल लो आप। ठीक है, सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इन दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो 100 पे रूट आएगा और 100 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 10। सो रेशियो ऑफ देयर रेडियस आपने निकाल ली कितनी आ गई 10, बट आपको ये फाइंड नहीं करना था, आपको फाइंड करना था व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस मींस पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की रेशियो आपको निकालनी है दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस से, दैट इज 2 पाई आर, उसका रेडियस हमने कैपिटल आर माना है, 2 पाई कैंसिल विच इज इक्वल टू आर अपॉन आर, तो आर अपॉन आर की रेशियो तो आपने निकाल लिया, 10 ही आई है, तो 10 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो रेशियो आपकी हो जाएगी 10:1, 10:1 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:2, तो क्या दिया आपको, रेशियो ऑफ लेंथ की ब्रेथ के साथ कितनी दी है 5/2। नेक्स्ट, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया इज 1/3, उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया की जो रेशियो है वो 1:3 है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, और उसके रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L × B, तो इनकी रेशियो भी आपको दी है 1:3, 1:3। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो ये जो क्वेश्चन है मिक्सचर है दो टॉपिक्स का, मेंसुरेशन का और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, यहाँ से आप b की वैल्यू ले लो, देखो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो l के साथ मल्टीप्लाई 2l इज इक्वल टू b, यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5b हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो b की वैल्यू, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/5 × l। ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की, इसको सेकंड में पुट कर दो, यू विल गेट 2 × l प्लस b कितना है 2/5 × l डिवाइडेड बाई l × b, l × b, b कितना है 2/5 × l इज इक्वल टू 1/3।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 3 2 6, और ये पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2l प्लस 2 2 4/5l डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2/5 l इंटू एल, एल स्केयर इज इक्वल टू 1/3, विच इम्प्लाइज दैट, अब इस 3 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6l प्लस 3 4 12/5l विच इज इक्वल टू 2/5l स्केयर, 2/5l स्केयर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2/5l स्केयर। अब यहाँ पे देखो ये एल कॉमन लेंगे तो यहाँ से यहाँ 2l है, एक l हो जाएगा कैंसिल, यू विल गेट 6 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 2/5 इंटू एल। क्या किया, एक एल कैंसिल कर दिया, देखो यहाँ पे 2l थे, यहाँ पे एक एल था, यहाँ पे एक, तो एक एल सब हर एक टर्म से कैंसिल हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 30, 30 प्लस 12 इज 42, 42/5 इज इक्वल टू 2/5 इंटू एल, ये 5 और 5 कैंसिल, 221 सा 42, सो एल की वैल्यू आपकी आ गई, एल इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। सो उस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 21 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स इज, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो n नंबर्स की, पहले n नंबर्स की जो एवरेज होती है वो होती है n+1, क्या फॉर्मूला होता है उसका, n+1। अब कितने इवन नंबर्स की एवरेज आपको पूछी है, 100, तो 100 आ जाएगा n की जगह, 100 + 1 इज 101, ठीक है। पहले n नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, पहले n नेचुरल नंबर्स की, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होती है वो होती है n+1/2। अगर पहले n ऑड नंबर्स की बात करूं तो उसकी एवरेज n ही होती है, और अगर इवन नंबर्स की बात करूं तो उसकी एवरेज होती है n+। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स, when the age of a teacher is also included the average gets increased by 2, what is the age of the teacher। वो कह रहा है कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स है और उन 10 स्टूडेंट्स की एजेस की एवरेज कितना है, 16 है। दैट मीन्स एवरेज का क्या मतलब हो गया कि हर एक स्टूडेंट 16 ईयर्स का होगा, अगर हम ऐसे मान के, हर एक 16 का नहीं होगा लेकिन एवरेज 16 दिया, इट मीन्स हम मान सकते हैं कि हर एक की एज कितनी है, 16 ईयर्स है, ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि अगर इनकी एज में हम टीचर की एज भी ऐड कर देते हैं तब इंक्रीज हो जाती है एवरेज बाय 2, एवरेज इंक्रीज हो जाती है बाय 2। आपको बताना है व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, ठीक है। तो जब टीचर की एज हम ऐड करेंगे तो एवरेज कितनी बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है। इसका मतलब इसकी एवरेज भी +2, इसकी वैल्यू भी +2 होगी, इसकी वैल्यू भी +2 होगी, इसकी एवरेज तभी 2 बढ़ेगी ना, अगर हर एक की वैल्यू 2 बढ़ेगी, अगर हर एक की वैल्यू 2 बढ़ेगी तभी एवरेज 2 बढ़ेगी। तो कितनी बार बढ़ेगी, कितने स्टूडेंट्स है 10, और एक वो टीचर खुद भी आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 11 × 2, तो 22 एज जो है उस टीचर की इन बच्चों 16 से ज़्यादा होनी चाहिए। उस टीचर की एज इनकी जो पहले एवरेज थी उससे कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 22 ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इनकी एवरेज 2 बढ़ जाएगी। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी, 22 प्लस कर दो 16, 6 + 2 = 8, 3, तो 38 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी, किसकी आपके टीचर्स की। तो ऐसा एवरेज का क्वेश्चन याद रखना। अगर कुछ स्टूडेंट्स की या कुछ पर्सन्स की आपको एवरेज दी हुई है और कह रहा है कि एक नया पर्सन आ रहा है और वो एवरेज को इंक्रीज कर रहा है 2, तो इसी अप्रोच लगानी है आपको, इससे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वो यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो यहाँ पे माइनस करना था, -2, तो 11 × 2 -22, फिर 16 में से इस 22 को माइनस करना था, या फिर तो वो माइनस में आ जाता आंसर, लेकिन वहाँ पे वैल्यूज ऐसे दी होंगी तो प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब ये आ गया किसका क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का, टाइम एंड वर्क का, एंड बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट दी वर्क। कह रहा है कि अगर ए और बी इकट्ठे काम करते हैं तो वो उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 15 डेज में। दैट इज टाइम आपको दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी मिल के जब आप वो काम को करेंगे तो कितना टाइम लगता है 15 डेज। और जब बी अकेला वो काम करता है, दैट इज टाइम ऑफ बी, तो कितना टाइम लगता है, 20 डेज लगते हैं। अब टाइम और वर्क के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक फाइंड करना होता है आपको टोटल वर्क सबसे पहले, और फिर फाइंड करना होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या हो गया कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, ठीक है, वो होगी उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी। तो ये 2 चीज़ें जैसे ही फाइंड हो जाएंगी फिर आपको कुछ भी पूछा हो आप फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे वर्क नहीं दिया होगा कि वर्क कितना है, तो वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं, जो टाइम होता है ना उनका कोई भी एक नंबर ले लो जो उनका एलसीएम होगा। तो 20 और 15 का एलसीएम हम ले लेते हैं, वो होता है 60। तो हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, और ये आपको दिया हुआ है टाइम। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है वर्क अपॉन टाइम। याद रखना एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 60/15, तो 4 एफिशिएंसी आ गई 4, किसकी, ए और बी की, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। दैट मीन्स अगर टोटल वर्क 60 है जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है, तो ए और बी मिलके दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ बी की एफिशिएंसी निकालूं तो 60/20, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है
3। मतलब अगर बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 3 काम कर लेगा आउट ऑफ 60। अगर टोटल वर्क 60 है, सपोज उसको 60 बैग्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह में रखने हैं, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी 3 का मीनिंग हो जाएगा कि वो एक दिन में 3 बैग्स उठा लेगा, एक दिन में 3 बैग्स उठा लेगा। अब यहाँ से देखो ए और बी अगर दोनों की एफिशिएंसी 4 है और सिर्फ बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी ना, 1 + 3 तभी तो 4 आएगा, क्योंकि बी की 3 है। तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी मिल गई किसकी, ए की भी मिल गई, ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी आपने निकाल ली कितनी, ये है, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, टोटल वर्क 60 है और इन दोनों की एफिशिएंसी ये है। तो आपको बोला गया कि ए अगर अकेला ये काम करता है तो कितना टाइम लगेगा, तो वर्क का फॉर्मूला आपका हो जाता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन आपको वर्क फाइंड नहीं करना है, आपको क्या फाइंड करना है, इन हाउ मेनी डेज, आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा, टाइम डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इनटू टाइम, और टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम और एफिशिएंसी, टाइम इधर आ जाएगा, एफिशिएंसी इसकी जगह आ जाएगी। सो टाइम विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो लगा दो फॉर्मूला, वर्क टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी हमें किसका टाइम निकालना है, ए का, तो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 60/1 विच इज इक्वल टू 60 डेज। तो ए अगर अकेला वो काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 60 डेज। अगर बी वो अकेला काम करता, वैसे तो हमें गिवन है कि बी अगर अकेला काम करता 20 डेज लगाता, हम चेक कर लेते हैं, अगर बी अकेला काम करता तो उसको कितना टाइम लगता। टाइम ऑफ बी अगर हम निकालते हैं इसी फॉर्मूले से, देखो वर्क है 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 60/3 करोगे तो क्या आएगा 20 डेज, देखो वही आ रहा है। तो इस अप्रोच से आप वर्क और टाइम के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बस ये फॉर्मूला याद रखना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आपको जो भी टाइम्स दिए होंगे पहले उनका एलसीएम जो नंबर होगा वो आप टोटल वर्क अज्यूम कर लोगे, फिर उस वर्क को डिवाइड करोगे जब इन नंबर से, तो वो उनकी एफिशिएंसीज आ जाएंगी, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे टाइम फाइंड करने के लिए, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से एजिस का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो JKPSI 2018 में आया था, ठीक है। एजिस का क्वेश्चन है, 2018 SI के एग्जाम में आया था। चलो सॉल्व करते हैं इसको। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए सन एंड हिज फादर इज 60 ईयर्स। कह रहा है जो प्रेजेंट एज है फादर और सन की, उनका जो सम है वो कितना है 60 ईयर्स। तो हम लेट कर लेते हैं, सन की एज x है और फादर की एज हम मान लेते हैं y है, और आपको इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 60 ईयर्स। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगा आपके पास, ठीक है। 6 ईयर्स अगो, अब कह रहा है 6 साल पहले फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन के एज के 5 टाइम्स थी। तो 6 साल पहले फादर की एज क्या हो जाएगी मुझे बताओ, y - 6 इज इक्वल टू, फादर की प्रेजेंट एज y मानी है ना, तो 6 साल पहले हो जाएगी y - 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज x है, तो 6 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी x - 6। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन दिए, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, y - 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 5 6 30। सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5x, ये प्लस y इधर शिफ्ट हुआ तो -y, -6 इधर शिफ्ट होगा तो +6, तो -30 यहाँ से पहले से है, -30 + 6 आपके पास बचेगा -24। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब ये एक इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ और उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो हमें सन की एज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से फादर की एज की वैल्यू लेंगे। सो यहाँ से y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, आप x की वैल्यू भी ले सकते हो 60 - x। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 - x, इस x को इधर शिफ्ट किया 60 के साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का। सो अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट, और इक्वेशन को फ्लिप करके लिख सकते हैं हम, इसको पहले लिख लो 5x - y। अब y की वैल्यू कितनी है 60 - x -24 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट 5x, ये मैंने ब्रैकेट्स क्यों रखे हैं क्योंकि अगर बाहर माइनस हो और 2 टर्म्स हो तो माइनस रखना होता है। ब्रैकेट जब ओपन होंगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -60 हो जाएगा और माइनस प्लस x हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और -24 को इधर शिफ्ट कर दो, इधर आके क्या हो जाएगा +24, ठीक है। -24 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, विच इंप्लाइज दैट, ये देखो 5x + x कितना हो जाएगा 6x, इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है, इस टर्म को हम उधर शिफ्ट करेंगे, 24 के साथ ये 60 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यू विल गेट, विच इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू 24 + 60 84, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 84/6। काट दो, ये 6 के टेबल से कटता है, 6 14 होता है कितना 84। अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना, x की वैल्यू 14 आ गई तो लगा दिया 14 ईयर्स। यहीं पे तो एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, उसने पूछा क्या हुआ है आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल बाद की एज पूछी हुई है। आफ्टर 6 ईयर्स व्हाट विल बी द एज ऑफ द सन, तो ये x तो प्रेजेंट एज आई क्योंकि ये हमने प्रेजेंट एज लेट की थी सन और फादर की, है ना। तो अगर प्रेजेंट एज 14 है तो 6 साल बाद उस सन की एज कितनी हो जाएगी 20, 14 + 6 इज 20, 20 इज योर आंसर। फादर की एज नहीं पूछी, अगर फादर की पूछी होती तो ये 14 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि फादर की एज y है, तो फादर की एज आ जाती 60 - 14, ठीक है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 46 ईयर्स आ जाती किसकी फादर की प्रेजेंट एज 46 आती, और 6 साल बाद की अगर पूछी होती तो इसमें 6 ईयर ऐड कर देते 52 आ जाता फिर आंसर, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग।